नमस्कार। WHO के 2015 के एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 60 साल से अधिक लोगों की संख्या है। विश्व के कुल जनसंख्या का 20%, अभी 15% है। 20% 2001 में हो जाता। इसमें से 15% लोग विश्व स्तर पर मैं बात कर रही हूँ, 15% लोग मानसिक रोग से किसी न किसी तरह के मानसिक रोग के शिकार हैं। अमेरिका जैसे उन्नत देश में यह प्रतिशत 20% है। मतलब वहाँ के कुल जो सीनियर सिटीजन है उनके 20% लोग किसी न किसी तरह के मानसिक बीमारी से त्रस्त। भारत में जो है, यहाँ पर जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो ग्राउंड लेवल पर कोई डेटा ऐसा नहीं लिया गया है। जो डेटा हमारे पास है वो क्लिनिक या हॉस्पिटल्स के हैं। तो वहाँ पर हमें ये नहीं पता, ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि टोटल जनसंख्या में उनकी क्या प्रतिशत है। लेकिन जितने लोग हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट के लिए पहुँचते हैं उनमें से 22% इंडिया में सीनियर सिटीजन की 60+ हैं। हालांकि मेडिकल जो भी रिसर्च है ये नहीं बताते हैं कि एज के साथ ये होना कोई कंपल्सरी है, ऐसा नहीं बताते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस एज में होता है। हालांकि इसमें कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ मेंटल, कुछ इमोशनल होता है, जो कि ऐसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये होती है कि हम लोग ये समझते ही नहीं है कि ये कोई मानसिक समस्या है। जैसे कि अगर कोई ठीक से उसे याद नहीं रख पा रहा है कोई चीज़, किसी की स्मृति कम है या चिड़चिड़ा जाता है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि अरे सठिया गया है। बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। इसे हम मानसिक बीमारी है जो कि इलाज किया जा सकता है, इस नज़र से देखते ही नहीं हैं। बस इस टाइप के प्रोग्राम का हमारा यही है कि लोगों को अवेयर करना, कि लोग ये समझे कि नॉर्मल बीमारी है जो कि ईजिली ट्रीटेबल है, ट्रीट किया जा सकता है, ठीक हो सकता है। वो बुजुर्ग भी एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। तो इसलिए आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिभा सिंह जी। मैं प्रतिभा सिंह जी का इस प्रोग्राम में बहुत ही स्वागत और अभिवादन करती हूँ। साथ ही आप सबका जो कि इस इंटरनेट के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं, उन सबका ही अभिवादन और स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम का शुरुआत करते हुए प्रतिभा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बुजुर्गों में जो स्पेशली, ऐसे तो हर एज में होता है, लेकिन बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो स्पेशली चैलेंजेस हैं किस टाइप के हैं और किस टाइप की समस्या उनमें ज़्यादा कॉमन है? बबीता मैम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया है। ऐसे मतलब इट्स वेरी क्वाइट वर्क और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने सही कहा, हर देश में कुछ न कुछ न्यूमेरिकल ग्राफ्स बने हुए हैं कि एल्डर पे क्या मतलब मानसिक और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम और प्रेशर होता है वो सबके न्यूमेरिक ग्राफ्स बने हुए हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है। बिकॉज इंडिया एक आपको पता है ट्रेडिशनल कंट्री है। यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि हम एक मानसिक परेशानी से या इमोशनल परेशान भावनात्मक परेशानियों से ग्रसित हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करता। उन्हें ऐसा रिलेट कर दिया जाता है मानसिक परेशानियों और भावनात्मक परेशानियों को कि वो पागल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको उससे उस चीज से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इस वजह से लोग इस चीज का समाधान नहीं ढूंढते हैं, वो उसका इलाज नहीं कराते हैं। तो कभी कभी ये साइकोलॉजिकल परेशानियां, जो मानसिक परेशानियां हैं, वो शारीरिक परेशानियों में बदल जाती हैं और एक बहुत ही क्रॉनिक रूप लेके आती हैं, जो कि फिर ट्रीट हम नहीं कर पाते, ना हॉस्पिटल्स में, ना घर में, ना किसी भी वजह से हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली हमें हुआ क्या है। ठीक है। और जी, यही तो हमारी जी समस्या है। नहीं तो बहुत सारी हाँ मैम, चीज़ें हैं जो इलाज हो सकता है लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों इंडिया में मैम, मैंने पहले भी बताया कि लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि एक अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। एक क्रॉनिक डिजीज और माइल्ड डिजीज में प्रॉब्लम होता है। अब इंडिया में क्या होता है कि हम एक संयुक्त परिवार में पहले रहते थे, पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे, अब हम न्यूक्लियर परिवार में रहते हैं। ज्यादातर लोग न्यूक्लियर में रहते हैं। पहले संयुक्त परिवार में रहने की वजह से ज्यादातर समस्याएं, चाहे वो बुजुर्गों की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे ये अडल्ट की हो, वो घर में ही सॉल्व हो जाती थी। अब जो है, हमें न्यूक्लियर फैमिली में रहने की वजह से बेटी बेटा सब लोग दूर दूर रहते हैं। और जब बुजुर्ग
की स्टेज पे हम जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं में क्या होता है, हमारी जॉब चली जाती है। पहले हम 8 घंटे बिजी रहते थे, ठीक है, 8 घंटे ये बिजी बात रहते तो थे। सच है कि हमारे स्ट्रेस, ये जो है स्ट्रेस के रीजन हमारे ज्यादा हैं कि स्ट्रेस, बहुत सारे हमारे पास ऐसे फैक्ट्स हो गए हैं जिसके कारण हम ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं और मेंटल प्रॉब्लम हर एज ग्रुप में बढ़ रहा है, इवन कि यंगर में भी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि मोस्ट जो प्रोमिनेंट डिजीजेस हैं या डिजॉर्डर कह सकते हैं जो बुजुर्गों में है, वो क्या है? डिमेंशिया एक बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, इम्पल्सिवनेस, ठीक है, इस तरह की चीजें आती है। डिमेंशिया में क्या होता है कि हमें मेमोरी लॉस होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। हम धीरे धीरे चीजों को रख के भूलने लगते हैं, हमें टाइम भूल जाता है, हम कब कहाँ गए थे धीरे धीरे वो भूलने लगता है, ये होता है डिमेंशिया। ठीक है, डिप्रेशन आपको पता है, क्योंकि हम अकेले रहने लगे हैं, हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, लोगों लोगों के पास, हमारी फैमिली वालों के पास हमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, हमारे व्यवहार में डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। उसकी वजह से ज्यादा सोचते हैं हम तो एंजाइटी आती है, और एंजाइटी में तरह तरह की फोबिक लक्षण नजर आते हैं, और ओसीडी के सिम्टम्स आते हैं, चीजों को सही रखना, चीजों को परफेक्ट करना, इस तरह की चीजों का वो होता है कि मतलब इस तरह की बीमारियां ज्यादा डेवलप होती हैं। नहीं, जैसे आपने सबसे ज्यादा बताया डिमेंशिया का ही एक, शायद मुझे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि एक टाइप है अल्जाइमर या पार्किंसन जैसी कॉमन बीमारियां, जिसको एक स्पेसिफिक हाँ, बीमारी है, ये डिजॉर्डर नहीं उसका बीमारी है। इसका कुछ फिजिकल एस्पेक्ट भी है, ये केवल डिप्रेशन या ऐसे नहीं होता है, कुछ फिजिकल कमियों की वजह से भी होता है। तो मैं आपसे जी, इसको एक आइडेंटिफाई बोलिए। कैसे करें, कोई पेशेंट है इस बीमारी का, अल्जाइमर का या पार्किंसन का, हाँ, तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? एक तो नॉर्मल होता है कि हम भी कुछ उसके चीज रख के भूल जाते हैं। जी। उसके लिए पहले मैम आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर डॉक्टर लेकिन डॉक्टर के फिजिशियन पास कोई हम जाए कैसे जबकि पता चले कि हमें कोई प्रॉब्लम है? तब तो, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, सोचते हैं कि हम भी भूल गए, चलो मिस माइंडनेस होगा ये, या ऐसे ये फुलनेस है। और सेम चीज। जी। कविता मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ, इसी को मैं कह रही हूँ, इंडिया में बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। हमें बहुत ही, ये हम लोग का भी मेंटल अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, तो हम इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं, ज्यादातर ज्यादा पढ़ें, इन सब इसके चीजों को क्या पढ़ें सिम्टम्स हैं, जैसे और कि किसी को कोई हो तो हम कैसे समझ सके? एक भूल जाते हैं, लेकिन भूलना भी अलग टाइप का होता है। जैसे मैंने सुना है जो बुजुर्ग होते हैं अल्जाइमर में, जिस टाइप के लोग भूलते हैं कि शॉर्ट टर्म चीजें भूल जाते हैं, जैसे उन्होंने सुबह नाश्ता किया था ये याद नहीं होगा उनको, लेकिन बचपन में क्या हुआ तो वो बात उनको याद रहती है। तो ये, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जी इसमें मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, और इसमें धीरे धीरे इरिटेशन बढ़ती है, जैसे छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन ज्यादा होगा, इम्पल्सिवनेस होगा, किसी की बात को भी मतलब लेके गुस्सा जल्दी लग जाता है। इसलिए इन सब चीजों का यही लक्षण है, और इसका अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम जब तक देखेंगे नहीं उसका, उस निष्कर्ष तक हम नहीं इसका पहुंच जैसे पाएंगे कि कि हमें मुझे इस तरह जहाँ तक पता है कि इसमें मूड स्विंग भी इसका एक टाइप होता है, मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है इसमें, मूड इसका एक मूड एटमोसफियर है। स्विंग, अब ऑब्वियसली मूड स्विंग एक इसका पार्ट, लेकिन जब तक हम इस सब चीजों को, मैम सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमें इंडिया में ज्यादातर इस अभी साइकोलॉजिकल पार्ट पे, और खासकर अडल्ट के लिए, ओल्डरली जो एज के पीपल हैं उनके लिए अभी कोई भी इस तरह की चीजें नहीं, मतलब ग्राफिक रूल में नहीं आए हैं, तो उसको पहले ग्राफिक रूल में ले आना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा हुआ एक बीमारी है पार्किंसन, जैसे उसका कुछ फिजिकल भी अपीयरेंस होता है, लाइक हाथ पैरों में कंपन, क्योंकि उसमें भी ये मेमोरी लॉस उसमें भी है, पार्किंसन में भी होता है, लेकिन उसमें एक कंपन मैम जो होता है वो, और कई बार पैर हाथ खिसक के चलना। स्टार्टिंग में पता है पार्किंसन में ये है कि बहुत दिनों के बाद पता चलता है, जैसे अल्जाइमर कहा जाता है कि इसका स्टार्टिंग जो होता है ब्रेन का क्षरण जिसे कहते हैं, ब्रेन का वर्क कम होने लगता है लोगों को 40 के आसपास, जो कि 60 के बाद अल्जाइमर के रूप में प्रकट होता है। सेम चीज है जैसे पार्किंसन में। जी।
मैम इसमें क्या होता है पार्किंसन में कि हमारे अंदर जब एंजाइटी बढ़ती है और हमारा नर्वस सीएनएस में जब हमारे तीव्रता कम हो जाती है, जब एक्टिवनेस कम हो जाता है सीएनएस में, हमारे ब्रेन जो वर्क करता है हमारा, उसमें जब कमी आती है और एंजाइटी बढ़ती है, तो इस तरह के कंपन फील किए जाते हैं बॉडी में। और जो ऑब्वियसली जब हमारा नर्वस सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, तो उसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर योगा, मेडिटेशन और सुबह की थोड़ी बहुत हल्की लाइट एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। एक मैंने सुना है कि बुजुर्गों में एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ईटिंग डिजॉर्डर जिसे बोलते हैं, कि कभी कभी बहुत ज्यादा खाते हैं या कभी कभी बिल्कुल नहीं खाते हैं, कोई चीज बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, तो इसका होता है कि उनके इफेक्ट जो होता है उनके फिजिकल बॉडी पे होता है। कुछ बुजुर्ग बहुत ज्यादा लीन एंड थीन हो जाते हैं। जी, ईटिंग डिसऑर्डर होता है मैम, ये भी एक एंजाइटी का पार्ट होता है, क्योंकि अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं वो खा के या फिर नहीं खा के। अपने स्ट्रेस को वो रेगुलेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, बहुत ज्यादा खा के अपने स्ट्रेस को वो अलग करते हैं या फिर नहीं खा के। और ये एक चीज मैम होती है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है। कई बार जब हमारे घर वाले हम पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसे बच्चे करते हैं अटेंशन सीकिंग के लिए, वैसे बुजुर्ग भी करते हैं ताकि हम पे थोड़ा अटेंशन आए। नहीं अटेंशन आए इसका मतलब वो जानबूझ के करते हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा लाइन है, बहुत ही इनविजिबल सा लाइन है, कि हम जानबूझ के, कई बार हमें लगता है कि जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं। और कहाँ पर मतलब एक जैसे आपने एंजाइटी कहा, वो हर एज के लोगों में होता है, हमें भी, आप में भी, एक कॉमन है। लेकिन वो क्या बॉर्डर लाइन है जिसके बाद पता चलता है कि अब खतरे का घंटी बज चुका है, अलार्म बज चुका है, अब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कि कौन सी ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें लगा मेंटल डिजॉर्डर है या कोई इलनेस है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे एंजाइटी ही है। जब सिम्टम एक दिन में 3-4-5 बार रिपीट होता है, रिपीटेशन ऑफ टास्क कितनी बार होता है मैम, और क्या फ्रीक्वेंसी है और टाइम ड्यूरेशन क्या है, उस आधार पे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि इनको अब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जैसे महीने में 1-2 बार हो रहा है तो हाँ ठीक है, 15 दिन में हो रहा है ठीक है, लेकिन एक दिन में अगर 2 बार होने लगे, 3 बार होने लगे, तब हम इस तरह से डिसाइड करते हैं। और अगर ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग करते खाते खाते हम खाते खाते बीमार हो जा रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से कमजोर हो जा रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीजें। लेकिन इन दोनों कंडीशन में हम फिजिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं जाता है कि इसका कंट्रोल माइंड से है। जी, अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक बीमारी है साइकोलॉजी में, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है मैम, आपके पूरे शरीर में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होगी, जिसको आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे, इलाज कराएंगे, वो 1-2 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाएगा। फिर आप जाएंगे, इलाज कराएंगे, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेंगे, दवाइयाँ खाएंगे, फिर 1-2 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से खराब हो जाएगा। इसका मतलब वो बीमारी सोमैटोफॉर्म है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। अब जब फिर डॉक्टर बोलता है कि ये इनको फिजिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चेकअप कराने के बाद रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें, तब जाके इसका इलाज होगा। हाँ यही प्रॉब्लम है कि जैसे बुजुर्ग भी होते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम होता है, कई बार मतलब प्रॉब्लम मेंटल इमोशनल कुछ ऐसी डिजीज होता है, वो जनरली फिजिकल डिजीज का कंप्लेन करते हैं। मैं खुद आपको बताऊं कि हमारे एक रिलेटिव है, उनको हुआ था पार्किंसन, लेकिन वो बार बार पैर दर्द की बातें करते थे और पैर में जो कंपन होता था, तो उसके लिए वो हाई बीपी का मेडिसिन लेते थे, जिसके कारण सोडियम का कमी हुआ और उनको एक और नई बीमारी हो गई। तो यही मैं डिफरेंस जानना चाह रही थी कि लोग ये समझ पाए कि नहीं ये मेंटल है, उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे एंजाइटी में ही है। कई बार हमारा जो बॉडी होता है, वो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब डील नहीं होती है साइकोलॉजिस्ट के पास जाके या फिर कहीं और से काउंसलर के पास जाके, तो जो हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है वो फिजिकल प्रॉब्लम का फॉर्म ले लेता है। उसके बाद हम फिजिकल, जैसे कई लेडीज में ज्यादातर ये चीजें पाई जाती हैं। लेडीज में जब उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है,
तो उनकी प्रॉब्लम कुछ न कुछ गठिया बन के या हड्डी की बीमारी या गैस की बीमारी कुछ बन जाती है, जिससे वो कभी आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी गैस की प्रॉब्लम कुछ भी करने पे ठीक नहीं होती, क्योंकि उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, उनको प्रॉब्लम होती है मैम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो कि सही जगह जाने पे ही किसी मनोवैज्ञानिक या फिर किसी मनोचिकित्सक के पास जाके ही ठीक होगा, और ये कोई डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा। जैसे मैम आपने भी बताया कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायमेंशिया है, और उसके बाद मतलब ये अल्जाइमर, पार्किंसन, उसके यहाँ एंजाइटी है। मैम एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स लाइक जैसे कि नींद नहीं आना, खाने का हैबिट होना, मूड स्विंग होना, ऐसे क्या है कि मैम एंजाइटी का सबसे बड़ा सिम्टम्स है ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, स्लीप डिस्टरबेंस अगर नींद में, ठीक है मैम, और खाना नहीं खा रहे हैं या फिर खाना ज्यादा खा रहे हैं, किसी भी सामान को बार बार कर रहे हैं, एक सामान को उठा के यहाँ से वहां से यहाँ रख रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। एक ही बात को कई बार बोलना, रिपीट करना, हाथ में कंपन होना, ये सारी चीजें एंजाइटी की बहुत, लिफ्ट से डरना, से डरना, ये सब भी चीजें होती है। बुजुर्गों की एक और प्रॉब्लम होती है जिसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग मैं भी बस में, मेट्रो में देखती हूँ, शायद उन्हें पता नहीं कि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, बीमार है, उन्हें भी नहीं पता होगा, लेकिन उनके बिहेवियर से हमें लगता है कि उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर हर एज में होता है, ऐसा बुजुर्गों की स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुजुर्गों में भी ये होती है। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो बुजुर्गों में जाके डेवलप नहीं होता है ना, ये थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, सॉरी, बट ये डेवलप बुजुर्गों में ओल्डर एज में नहीं होता। ये बाइपोलर डिसऑर्डर दिस इज द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होता है मैम, तो ये बचपन से होता है, उनके अडल्ट एज से ही होता है, सिम्टम्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी के। अब उसकी ना हम सिर्फ बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर कुछ और थेरेपी दे के ही ठीक कर सकते हैं, अगर उनकी किसी को कंप्लेन है तो, अदरवाइज नहीं। थैंक यू मैम। मतलब जो भी बीमारी है हमारी, इसकी जड़ें यंग एज से ही शुरू होती है, तो हमें अपनी भी और हमारे फैमिली मेंबर जो हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअली उनको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, अगर उनके बिहेवियर में कुछ भी एबनॉर्मल दिखता है, तो कुछ भी एबनॉर्मल चेंजेस। सबसे बड़ी बात इंडिया में तब ज्यादा सही होगी कि अवेयरनेस आना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए, और हमारे आसपास लोगों को सोशल कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ना कि ये जो गैजेट हैं, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप से ज्यादा अटैच हो रहे हैं लोग, और रियल फिजिकल डिस्टेंस ही बहुत मतलब आपस में प्यार कम हो रहे हैं, जो मतलब इसके प्रिकॉशन की तरफ आ रही हैं। हाँ, तो मैं भी यही चाहूंगी कि मतलब ऐसी कौन सी प्रिकॉशन आप बताएं कि जिसमें बुजुर्ग होने पे हम बच सके उससे, या हमारे अगर आसपास में कोई है उन्हें बचा सके। प्रिकॉशन सबसे बड़ा है कि अपनी चीजों से अवेयर हो, फाइनेंशियली थोड़ा, जब भी अगर हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। फाइनेंशियली थोड़ा बुजुर्गों को भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया है पुरुष प्रधान देश है, और रिटायरमेंट के बाद शादी ब्याह, बच्चों का पढ़ाई और बहुत सारी एजुकेशन के बाद उनके पास बहुत कम पैसे बचते हैं, कई बार बचते भी नहीं है, और बच्चों का अगर बिहेवियर भी गलत होने लगता है माँ बाप के प्रति, तब वो एक और बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि बुजुर्गों को अपने लिए पैसे सेव करके रखना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो कहीं ना कहीं से, चाहे उनके अपने बच्चे या कोई दूसरे बच्चे, प्यार मिलेगा तो साइकोलॉजिकली, इमोशनली भी वो थोड़ा ठीक रहेंगे। तो और अपने तो सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, क्योंकि केवल फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से ये नहीं है कि उनको प्यार मिलेगा, क्योंकि बुजुर्ग ये तो मैं उस पे आ रही हूँ। फाइनेंशियली इज द वन पार्ट, फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस इज द वन पार्ट, एंड इमोशनल सपोर्ट भी होना चाहिए। जैसे अगर वाइफ है
या फिर बच्चे हैं, उनके साथ रहना, उनके साथ वक्त देना, अपने मतलब घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं, तो वो भी मैम कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं एज ऑफ साइंस है, गैजेट का यूज ज्यादा हो रहा है, हम मुंह से बातें कम करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, उन सब ये दोनों चीजों का के इस्तेमाल करना दोनों ही जनरेशन में, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, दोनों को ही अपने में चेंजेस लाने होंगे। लेकिन मैम ये तो एक पार्ट है कि हाँ हम बिहेवियर क्या चेंज करें, क्योंकि साइकोलॉजी एक बिहेवियर साइंस भी है। लेकिन फिजिकली क्या करें, क्योंकि जैसे न्यूट्रिशन चाहिए, और जैसे कुछ बीमारियां हैं जिसका फिजिकल एस्पेक्ट होता है, एक्सरसाइजेस हैं। बुजुर्गों को देखिए मैम, हमारी बॉडी है, ये दिन प्रतिदिन कमजोर ही होगी, अच्छी नहीं होगी, तो इसको अच्छा बनाए रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सुबह थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से डिमेंशिया प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी, खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाने, ऑयली चीजें ऑब्वियसली बोली। मैम जैसे कि कुछ बीमारियां हैं जहाँ ब्रेन की जो फिजिकल बीमारी से ज्वाइंट होती हैं, लाइक मैं फिर बार बार पार्किंसन पे आ रही हूँ, क्योंकि इतनी कॉमन बातें हैं कि लोग सोचते हैं बुजुर्ग हो गए हैं तो हाथ कांपेगा ही, और तब तक ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे आसपास ही बहुत लोग हैं, लिखने में, दाढ़ी बनाने में उनको प्रॉब्लम होती नहीं लगती है, तब ध्यान जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी इसके तब भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। मैंने देखा कई बुजुर्ग राइट हैंड में घड़ी बांधते हैं या कुछ बांध लेते हैं कि हाथ की कंपन कम हो, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं कि ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, कॉमन है। इसलिए मैं बार बार पार्किंसन अल्जाइमर जैसे पे आ रही हूँ, क्योंकि ये दोनों इतना कॉमन है जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि दोनों ही ट्रीटेबल है। तो इसमें जो हमने सुना है कि कहीं इसमें ब्रेन के इसमें शेप में कुछ चेंज होता है, लाइक पार्किंसन, ये एक फिजिकल बीमारी भी है जो कि अदर बीमारी साथ मिलके थोड़ा सा सीरियस हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाती है। तो इसमें जो मेंटल है या ब्रेन में हमारे जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, उसको क्या रोका जा सकता है, और क्या ये ट्रीटेबल है, इसका पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी? कुछ हाँ अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है मैम। पहला तो थोड़ा सा फार्मालॉजिकल होता है, मेडिसिन वाला होता है, ठीक है, अगर क्रॉनिक हो गया है तो पहले स्टेज है इसको फार्मालॉजिकल करते हैं, हम दवाइयों से थोड़ा इसको कम करते हैं, उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होते हैं, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है मैम। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, उनकी पूरी डिटेल एनालिसिस लेते हैं और जाते हैं, देखते हैं कि क्या वजह है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हुई है, फिर काम किया जाता है, तरह तरह की इंटरवेंशन प्लान किए जाते हैं और इंटरवेंशन दी जाती है। मैम इसका उनकी मैं जो प्रॉब्लम आपने की कहा कि हिस्ट्री लेते हैं, तो क्या ये हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो अगर किसी के पेरेंट्स में था तो बच्चों में भी आएगा? आप मेरी बात समझिए, जेनेटिक प्रॉब्लम अलग होती है और हिस्ट्री हम इसलिए करते हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जरूरी नहीं है कि वो बूढ़े एज में हो रही है तो अभी की वजह की प्रॉब्लम हो, कई बार बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हुआ रहता है कि बुढ़ापे तक सॉल्व नहीं होता है वो, तो कहीं ना कहीं फिजिकल उससे निकलता है, तो हम केस हिस्ट्री इसलिए लेते हैं कि कहीं न कहीं क्या प्रॉब्लम रही बचपन की या मिडिल एज की या शादी के बाद या शादी से पहले या अभी की, डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेते हैं। अच्छा मैम, मैं अभी बीमारियों की बात कर रही हूँ तो मुझे कुछ इंसिडेंट याद आया कि आ रहा है कि कुछ जो हमारे पास आते हैं लोग हमें शेयर करते हैं कि घर वाले शायद उसे बीमारी नहीं समझते हैं, कई बार होते हैं बुजुर्ग कुछ अजीब सा एक्ट कर देते हैं, ऐसी एक्टिविटीज होती है शायद वो भी अवेयर नहीं होते हैं, लाइक कई बार कोई चीज उठा के बिना किसी यूज का कहीं से कहीं रख देना, कोई चीज छुपा के रख देना, या कई बार उन्हें कुछ अजीब सा दिखता है। जैसे मेरे एक रिलेटिव थे, वो ऐसे उनको कीड़ा दिखता था, कहीं मकड़े नहीं होते तो उन्हें मकड़ा दिखता था, कहीं ब्लीडिंग नहीं होती थी उन्हें दिखता था मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन है, क्या ये बीमारी है? हाँ, बीमारी है जिसका नाम मैम स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसमें कई बार चीजें हमारे पास दिखती नहीं पर हम उसे दिखाई, वो आपको नहीं दिखाई देगी पर मुझे दिखाई
दिखाई देगी, जो पेशेंट है सिर्फ उसी को दिखाई देगी और किसी को नहीं। और ये एक बीमारी, और जब हम उसके बारे में किसी को बताते हैं तो वो बोलते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये पागल है, ये भटका गया है वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज, इसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं मैम। इसके लिए दवाइयाँ दी जाती है, एडमिट किया जाता है, फिर इसको काउंसलिंग से और थेरेपी से ठीक किया जाता है। मैम जैसे सिजोफ्रेनिया जब भी हम बोलते हैं तो एक माइंड में आता है कि जनरली जैसे हम पागल बोलते हैं, रोड पर दिखते हैं, वो उनको जनरली यही नहीं, बीमारियाँ होती हैं, तो लोग इसलिए इस बीमारी से ज़्यादा डरते हैं। जी कुछ भी नहीं है, सिजोफ्रेनिया बहुत कॉमन सी, अगर इसका सही ट्रीटमेंट दे दिया गया तो ये ठीक भी हो जाता है। तो क्या ये एक इंटरवल में होता है, जैसे कि किसी ने तुरंत कोई एक्ट किया कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा होता है, या उसके सिम्टम्स से दिखता है कि ये है, कुछ एक्ट तक होता है, या कॉमनली उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है? मैम सुनिए, अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा गलत होता है, और अगर सही समय पे ट्रीटमेंट दिया गया तो ये सही भी हो जाता है। इसका क्या एज से रिलेटेड कोई रिलेशन है कि एज बढ़ने पर ये बढ़ेगा, इस टाइप का है, या हर एज में हो सकता है कॉमन? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, ये बचपन में भी हो जाता है, ये 10, 11, 12 साल के बाद भी आ जाता है बॉडी, और सही इलाज ना करने पर बुजुर्ग होने तक तो बहुत ही खराब स्थिति आ जाती है। अच्छा मैम, और सिजोफ्रेनिया वो जेनेटिक भी होता है मैम। लेकिन क्या जेनेटिक का ट्रीटमेंट से मतलब क्यूरेबल है? अगर जेनेटिक हो तो भी क्यूरेबल है? मैम अगर सही समय पे ट्रीटमेंट किया गया तो ठीक होगा, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो नहीं ठीक होगा। मतलब ये तो गुड न्यूज है ना कि इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत सारी जी बीमारियों के लिए अवेलेबल नहीं होता है, बस लाइक पार्किंसन हम कम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जी 100-150 पेशेंट को मैंने खुद ही ठीक किया है सिजोफ्रेनिया के। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं करते थे, अब डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ जैसे मैंने, क्योंकि पार्किंसन की मैं बार बार बात कर रही हूँ, जो मैंने सुना है कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, परमानेंट क्योर नहीं होता है ये बीमारी। ये क्योर नहीं होता, ये क्योर नहीं होता, क्योंकि इसमें रेगुलर काउंसलिंग, इसमें थेरेपी और मेडिकेशन बहुत माइल्ड लेवल पे लेनी पड़ती है। अच्छा, कई बार होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं जनरली वो कोई सी मेंटल हाँ प्रॉब्लम की कंप्लेन ही नहीं करते, अगर उनको ले भी जाइए इमोशनल कुछ नहीं, वो बस फिजिकल ही बताते हैं, तो ये शायद हमें ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जी मैम, इसलिए क्योंकि इंडिया में एक्सेप्टेंस नहीं है मैम, अभी तक अवेयरनेस इतनी कम है कि एक्सेप्टेंस नहीं आया है, क्योंकि इंडिया आपको पता सोशल है स्टिग्मा जुड़ा हुआ है इससे। बहुत ज्यादा। तो मैम जैसे कि एक डेटा बताता है कि इंडिया में हमारे लगभग 21 लाख के आसपास बुजुर्ग हैं, 18 मोर देन 21 लाख होंगे। लेकिन इस जो 60+ है इनमें, लेकिन हमारे पास में जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो मात्र 4,000 हैं, तो ये बहुत ही कम है, और वो भी लोग एक तो जाते भी नहीं है और वो अवेलेबल भी नहीं है, बहुत कम डॉक्टर में इस चीज़ के लिए, हॉस्पिटल में इस चीज़ के लिए यूनिट है। जी मैम। जब हम किसी चीज से अवेयर नहीं होंगे तब तक साइकोलॉजिस्ट पढ़ने की बात कहाँ से आएगी। जब किसी चीज, मान लीजिए अगर आप मेरे पास आएंगी तब तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ साइकोलॉजिस्ट का ये रोल है और साइकोलॉजिस्ट को मतलब लाना चाहिए। बच्चे इस सब्जेक्ट से अवेयर होंगे, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, फिर साइकोलॉजिस्ट बनेंगे या साइकेट्रिस्ट बनेंगे। लेकिन हमारा मेन मुद्दा वही आता है कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमने एक रूल पास करवाया, आरआर रूल करके, गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट से, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के लिए भी आरआर रूल बनेगा, उनकी भी पोस्ट डिफाइंड होगी अभी, मतलब 1 साल का। नहीं, कुछ मतलब कुछ जैसे कि मैं आपसे, मैम से मैं मिली थी ऑब्जर्वेशन होम में, मैम की वहाँ पोस्टिंग थी और मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी, तो वहाँ पर जैसे कुछ जब मैं ज़रूरत अब महसूस की जाने लगी है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि उतनी नहीं है जितनी की ज़रूरत है, होनी चाहिए। तो मैम जब हमारे पास अवेयर नहीं है, ट्रीटमेंट का उसमें अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लोग तो छोटी मोटी बीमारियों से मरते हैं, तो जो अवॉइड हो सकता है मेंटल उसको लोग अवॉइड ही करते हैं, तो इसमें प्रिकॉशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम बचे। तो ये 3 लेवल पे है, एक तो मेंटली सोचने का जो हमारा शैली है उसमें क्या चेंज करें,
दूसरा ये हो जाता है कि अपने खान-पान और जीवन शैली में क्या चेंज लाएँ। और तीसरा ये हो जाता है कि हम एक्सरसाइज़ वगैरह क्या करें, कि क्या हम अपने जो जैसे एज होने का मतलब होता है कि हमारे सेल का जो डिवीज़न है, नए सेल का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको हम अगर थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग करने का के लिए क्या किया जाए? मैं एक्सरसाइज करती हूँ सबसे पहले इसलिए मैम, क्योंकि जब हम योगा और मेडिटेशन, एक्सरसाइज तो बुजुर्ग बहुत कर पाते हैं, बात करते हैं मेडिटेशन और योगा की। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन योगा करते हैं तो हमारी कम से कम 70% प्रॉब्लम्स बॉडी सॉल्व हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और मानसिक परेशानियां तो बिल्कुल सॉल्व होती है योगा और मेडिटेशन से। और मैम अगर एक्सरसाइज की बात करें तो बुजुर्गों को क्लैपिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए मैम। हमारे हाथों को ऐसे मिला के पांचों उंगलियों को आप देख रही हैं, हमारे इस हाथ की पांचों उंगलियां इस हाथ की पांचों उंगलियों से ऐसे ताली बजाना चाहिए जोर जोर से, ताकि हमारे पूरे बॉडी ब्लड ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बुजुर्ग जो हो जाते हैं वो कोई एक्टिविटी नहीं करते। तो अगर दिन में 3 बार भी अगर ये 5 तेजी से ये ताली बजाएंगे तो उनके बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, लाफिंग एक्सरसाइज मैम, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना उसको आर्टिफिशियल हंसी में और रियल हंसी में डिफरेंस पता नहीं होता। और ज्यादातर हमारा एज ऑफ साइंस है, वैज्ञानिक युग है, किसी को किसी के साथ बात करने का टाइम नहीं है, बोलने का टाइम नहीं है। तो अगर लाफिंग एक्सरसाइज करते हैं और तेजी से हंसते हैं, खुल के हंसते हैं एक ग्रुप के साथ, तो मैम हमारी बॉडी में एक हार्मोन पैदा होता है जिससे हमारी एज बढ़ती है, आयु बढ़ती है, और हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और बिहेवियर, अगर जब बिहेवियर की बात पे आते हैं तो बिहेवियर में यही है कि हम करें कि हम छोटी छोटी बातों को अवॉइड करें। चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ रहा है तो हम हर 1 घंटे पे थोड़ा पानी पिएं। और अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करने के बजाय अगर इमीडिएट उल्टी काउंटिंग करना शुरू कर दें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इमीडिएटली हमारा गुस्सा गायब हो जाएगा। और जैसे ही गुस्सा आए तो हम थोड़ा पानी पी लें, तुरंत उससे भी हमारा गुस्सा कम हो जाता है। अगर हम खड़े हैं गुस्से में तो हम बैठ जाएं, अगर हम बैठे हैं तो हम खड़े हो जाएं, कुछ ऐसा पोस्चर चेंज करें, उससे भी हमारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, बिहेवियर चेंजेस आते हैं। तो ये जो आपने गुस्सा कंट्रोल करने का बताया, मुझे लगता है हर एज के लोगों के लिए ज़रूरी है, कि गुस्सा केवल बुजुर्गों के लिए नहीं, यंग लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। ये कि बताती हूँ, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ गेम करूं, क्योंकि आजकल बहुत जरूरी है। सही बात है। और लाफिंग एक्सरसाइज और क्लैपिंग एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और सुबह 10 मिनट का अगर ये मेडिटेशन करते हैं, शांति से बैठ जाएं और किसी भी चीज को याद ना करें, ओम करके और प्लास्टी मार के, जैसे इंडिया में बैठते हैं ऋषि मुनि, वैसे बैठ के ओम करें 10 मिनट। बुजुर्ग हो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उनके लिए वो मानसिक जो भूलने की बीमारी है, डिमेंशिया, पार्किंसन का जो कंपन वाली बीमारी है, वो सब कंट्रोल होगी अगर हम मेडिटेशन करते हैं। नहीं तो ये भी मुझे लगता है यंग एज में शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक आसपास ही हैं, वो पहले अच्छे पोस्ट पर थे, अब रिटायर हो गए हैं। उनकी बेटियां उनको, उनके बच्चे चाहते हैं कि वो सोशल में फंक्शन में अटेंड करें, सोसाइटी में घुले मिले, लेकिन वो खुद ही अपने को उन्होंने काट के रखा हुआ सोसाइटी से, वो अकेले रहना चाहते हैं। एक निगेटिविटी है उनके अंदर आ गई है, कि वो ना तो एक्सरसाइज करना चाहते हैं ना जी मैम। अभी यार कोरोना की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, लेकिन आफ्टर कोरोना हम सोशल कम्युनिकेशन बढ़ाएं, सोशल गैदरिंग ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। आजकल लोग अपने घर के लोगों के साथ जरूर गलत बिहेवियर कर देते हैं, लेकिन बाहर सोसाइटी में अच्छी इमेज बनाने के लिए बुजुर्गों से या बच्चों से अच्छा बिहेव करते हैं। तो अगर अपने घर में प्यार नहीं मिलता है तो हम बाहर से भी प्यार इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जिनको घर में मिलता है वो इस टाइप के मेंटल कंडीशन में है कि शायद वो एंजाइटी में है या जाने क्या है, वो इतना डिप्रेशन में है विदाउट किसी रीजन के, कि वो खुद ही कहने के बावजूद किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, कोई एक्सरसाइज में कहीं जाना आना नहीं चाहते, काउंसलिंग लेना नहीं चाहते। इसको किसी साइकोलॉजी काउंसलर के पास जाके
वजह ढूंढनी पड़ेगी और उस वजह पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर कोई रिटायर बंदा है, पहले 8 घंटा 12 घंटा बिजी रहता था, अब दिन खाली रहता है, वो चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, उसके लिए हम नहीं सोच सकते वो कितनी बड़ी बात है। सर आप लोगों में से किसी को मैम से कुछ पूछना है? हाँ जी मैम, पूछना है। यस सर मुझे बताइए। पूछना यस सर बताइए। हाँ, प्रतिभा मैम, सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ आपको। और आपने जितनी भी बातें अभी बताई है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही उसको समझने वाली बातें हैं सारी। आपका वीडियो नहीं आ रहा है वैसे, लेकिन मेरी आवाज़ जा रही है क्या आपके पास? मैं आशा करती हूँ कि मैं सुनाई दे रही होंगी आपको। नहीं, अभी मेरी आवाज़ जा रही है आपके पास, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले। नहीं जी, आपकी आपकी आवाज आवाज आ रही है, प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी बातचीत के दरमियान आपने एक बात कही थी, बुजुर्गों के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात। तो जी सर। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें कि सपोज करते हैं कि जो भी बुजुर्ग हैं, सारे तो अर्निंग होते नहीं है अपने यंग एज से, या किसी भी तरीके से अर्निंग नहीं है, सपोज करते हैं। वो सब दिन गाँव में रह गए, उन्होंने खेती-बाड़ी की, कैश का कोई उनका कारोबार नहीं हुआ और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए सब सब कुछ खत्म कर दिया, उनके पास कुछ पैसा बचा नहीं या कभी हाँ उन्होंने बचाया ही नहीं, सपोज करते हैं, लेट्स से। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो बुजुर्गों से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, जिनकी चर्चाएँ आपने की है, वो क्या उसका एक फैक्टर फाइनेंशियल भी हो सकता है क्या? बहुत बड़ा फैक्टर है, इंडिया में कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता और ज्यादातर बुजुर्गों के पास बहुत सारे पैसे होते नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी निर्वाह करते करते अपने बच्चों में अपनी पारिवारिक चीजों को पुष्टि करते करते वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, बिल्कुल। तो उनको पता तो नहीं होता, वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये वो, लेकिन ये मैंने ये कहा कि ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, अब तक ये होता आ रहा है पर अब तक अब नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए, माँ बाप को अपने लिए भी फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा सर, क्योंकि आजकल पढ़ाने के बाद, शादी करने के बाद भी बच्चे कई बार अपने माँ बाप का साथ नहीं दे रहे हैं बुजुर्ग अवस्था में, तो इस वजह से नहीं, मुझे उनको अपने लगता है कि लिए ये बात तो पैसे सही भले है। बच्चों अब फाइनेंस जो है तो डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं डालता है बीमारी पे, हाँ लेकिन स्ट्रेस पे होता जरूर। है, ये स्ट्रेस पैदा करता है कि जिससे बीमारियां होती हैं, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल। देखिए अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे मैम, तो हमें ना अच्छा खाना मिलेगा, ना अच्छा पहनने को मिलेगा, तो उनको दुख होगा कि हमने बच्चों को पढ़ाया, सब किया, हमें आज इस स्थिति में आना पड़ रहा है। तो ये डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही। ये है, लेकिन एंजाइटी ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे फाइनेंशियल लेवल वाले लोगों में भी है, रीजन अलग हो सकता है, जिनके फाइनेंशियल वीक है उनको फाइनेंशियल होगा, जिनमें नहीं है कोई और रीजन है, इमोशनल ज्यादा हो सकता है उनमें, लेकिन एंजाइटी लेवल के लोगों में अलग अलग टाइप का लेकिन है। यस, एक्चुअली क्या होता है, हम जिस स्टेज में होते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन अलग होती है। जैसे एक किसान है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे महीने का 2, बस उतना काफी है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन है, उसको महीने का 2 लाख मिलेगा तो उसके लिए वो कम होगा, क्योंकि उसको जिम भी जाना है, स्विमिंग पूल में भी जाना है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करना है, लिविंग हाई हो गया है, के लिए वो 2000 ज्यादा होगा। कहने का मतलब जो जिस परिस्थिति में रहता है उसके लिए वो सारी चीजें उस परिस्थिति के हिसाब से होते हैं। मैम इसमें हम लोग फिर अपनी बीमारी वाले टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसे तो हमें पता है कि इंडिया में इसकी बहुत ही कम है फैसिलिटी ट्रीटमेंट की, लेकिन फिर भी अगर ट्रीटमेंट के लिए क्या ऐसा बता सकते हैं कि क्या सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, क्या गवर्नमेंट की कोई प्लान है या हॉस्पिटल में कोई ऐसा प्लान है, यूनिट होता है? मैम देखिए आपको पता होगा मैम, गवर्नमेंट के अभी कोई प्लान नहीं है, बस PMKVY में थोड़ा बहुत अभी चल रहा है, वो भी बहुत मिनिमल है। और डिजीज को भी इंक्लूड कर रहा है क्या?
अब पास होने वाला है बिल, अभी तक नहीं हुआ है। अब मेंटल हेल्थ पे बिल पास नहीं तो हमारे विधानसभा में। गवर्नमेंट के जो मैम गवर्नमेंट के जो कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री या इस सब तरह के जो कामकाज देखते हैं, क्या उसमें बुजुर्गों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है? मैम सर, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था है, लेकिन वृद्धाश्रम में मेंटल हेल्थ पे कोई काम नहीं किया गया है अभी। मेंटल हेल्थ पर फाइनेंशियल हेल्प करते हैं पेशेंट को। 2016 में एक स्ट्रेटजी बनाया है, उससे पहले 2012 में था। मतलब वैश्विक स्तर पर बहुत ही इग्नोरेंस है अभी इस लेवल पे, हालांकि लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। जी मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक कोई अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग अगर मिलते रहें तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। इस तरह के वर्कशॉप वगैरह होते रहेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी, पहले अवेयर होना, अवेयर होंगे तो ये सब चीजें भी आ जाएंगी धीरे धीरे। जी होप सो। सर आप लोगों को किसी को मैम से और कुछ पूछना है? नहीं, बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो बातें करी हैं अभी तक, ये एक्चुअली मेडिकल के रूप में हमें ज्यादा करी है, लेकिन जो मेरा मानना है कि एक्चुअली में अगर हमारा जैसे अभी बात हुई थी संयुक्त परिवार, तो जब हम संयुक्त परिवारों में थे तो जो बुजुर्ग थे वो भी हमारे एक पार्ट था, बच्चे हमारे एक पार्ट थे, और जो लोग काम कर रहे थे, बाहर जाते थे, व्यापार करते ला रहे हैं, बिजनेस करके ला रहे हैं, कमाई ला रहे हैं, तो एक ऐसा माहौल बनता था कि ये जो डिसऑर्डर जो आप बता रही हैं वो डिसऑर्डर बनते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी जो नीड्स है कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाती थी। तो मन के सर एग्जैक्टली। अब क्या हो गया, अब हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और भारतीय संस्कृति को छोड़ रहे हैं। तो पश्चिमी सभ्यता में क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली हम चाहते हैं, बच्चे अलग, बीबी अलग, बच्चे बीबी दोनों, हस्बैंड वाइफ जॉब पे जाते हैं, बच्चे अलग, और माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। अगर संयुक्त परिवार वापस से आ जाए, भारतीय संस्कृति को हम थोड़ा ले आए वापस से, तो ये प्रॉब्लम अपने आप भी सॉल्व हो जाती है। लाना पड़ेगा मैम, लाना पड़ेगा। एक बात आपको और बता दूं, आप बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अब ये हमारे अंदर भी होने लगा है, जो मतलब बीवी बच्चे और उसके अंदर होने लगा है मैम। आपको भारतीय संस्कृति को लाना ही पड़ेगा। हम लोग इसीलिए कहते हैं और सुखी रहो। स्वदेश भारतीय संस्कृति और संयुक्त परिवार की बात करें तो मुझे लगता है ये यहाँ पर लोनलीनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस की वहाँ भी कमी थी। मैं देखिए हमारा सठियाना वर्ड सही कह रहे हैं, क्योंकि हम उस समय में मेंटल इलनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे सब प्रॉब्लम्स की वजह से। सही कह रहे हैं। देखिए हमारा देश जो है वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाला देश है, और जो वसुदेव कुटुंबकम है मैम, ये हम अगर मतलब बोले कि विदेश के हिसाब से या लोगों के हिसाब से, मैं कहता हूँ सबसे पहले हमें अपने परिवार से इसको शुरुआत करनी है, अपने बच्चों से शुरुआत करनी है, अपने पेरेंट्स से शुरुआत करनी है, अपने रिलेशन के अंदर शुरुआत करनी है। ये भाव जब हम लेकर के आएंगे तभी हम ये जितनी सारी चीजें आपने मुझे बताई हैं, ये बहुत सारे डिसऑर्डर मेरे से होंगे ही नहीं। नहीं सर, डिसऑर्डर तो होते हैं, ऐसा नहीं है, डिसऑर्डर जेनेटिक होते हैं, लेकिन अवेयर होना बहुत जरूरी है। डिसऑर्डर और नहीं, संयुक्त परिवार कम होगा, लेकिन अवेयर होना जरूरी है ना। होगा और ज्यादा अवेयर भी नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग है, वो तो होना ही पड़ेगा। कुछ भी बीमारी मान लीजिए तो साइकोलॉजिकल है, अगर फिजिकल भी होगी तो उसके लिए भी हमें अवेयर होना पड़ेगा। तो अवेयर तो हमें होना ही चाहिए। नहीं, अभी मैंने एग्जांपल दिया था एक बुजुर्ग का जिनको पार्किंसन था, जल्दी उनका पता चल गया, ट्रीटमेंट करके वो एक नॉर्मल है, मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन नॉर्मल है, लेकिन सेम बीमारी से लोगों को पता नहीं चला, लोग बीपी की मेडिसिन लेते रहे, सोडियम इतनी कम हो गया कि 2 लोगों की डेथ हुई है उनके पड़ोस में ही। हमारे जानने वाले एक ने सर्वाइव किया, 2 लोगों की डेथ हुई, बहुत ही बुरी डेथ हुई, क्योंकि और बहुत ही तकलीफ दे होती है, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि और सिंपल सा ट्रीटमेंट हो सकता था। फैमिली हमारे इंडिया में साइकोलॉजिकल पार्ट पे कोई काम नहीं किया जाता, इसके लिए बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस हो। सही है मैम। आज थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम ज्यादा रही है, हमें लगता है कि किसी की वॉइस बहुत ही क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन नहीं फिर भी कि अवेयरनेस पैदा करने फैलने के लिए जैसे हम जैसे लोग छोटे मोटे ऐसे प्रयास करेंगे, और कुछ लोग, क्योंकि यंग जनरेशन थोड़ी सी अवेयर हो रही है,
मेंटल हेल्थ के लिए गवर्नमेंट भी हो रही है, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी हो रहा है। जी जी मैम, अब तो काफी अवेयरनेस है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा इंडिया में रूरल एरिया बहुत है जहाँ बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और प्लस ये भी है कि अब ग्रेइंग एज जिसे कहते हैं कि एज के में पॉपुलेशन में 60+ लोगों की जनसंख्या बढ़ना, वो भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। वर्ल्ड लेवल पे है, इंडिया में और ज़्यादा है, तो हमें उनकी प्रॉब्लम को और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है हर लेवल पे, जिसका एक मेंटल प्रॉब्लम एक और मेंटल इलनेस एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप लोगों से मैं अब हमारे सेशन के लास्ट में हैं, आप लोग और कोई मतलब कोई कमेंट या कोई अपना ओपिनियन देना हो, कोई क्वेश्चन हो? बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगी। मैं प्रतिभा जी से बिल्कुल उनकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी, एक्चुअली क्या आज के ज़माने में क्या है, हम लोगों ये मिथ में चलते हैं कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास गया है तो वो पागल है। तो हाँ, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट करना कि हमें एक मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, हमें एक दिमागी रूप से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दिमाग भी हमारे एक बॉडी का पार्ट है। जैसे हमारे बाकी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है, हाथ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी दर्द होता है। इस चीज को समझना पड़ेगा, और तभी हम साइकियाट्रिस्ट के पास बिना किसी झिझक के जा पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है एक्सेप्ट करना कि हमारे दिमाग को भी उतनी ही ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जैसे बाकी सब पार्ट्स को जरूरत पड़ती है। वेरी ट्रू। और मधु मैम काउंसलर है, काउंसलिंग सोशल काउंसलर है, लेकिन इनके पास इनका भी एक्सपीरियंस ये रहा होगा, आपका भी मैम एक्सपीरियंस होगा कि लोग आपके पास आते होंगे, प्रॉब्लम कुछ और होता है, लेकिन आइडेंटिफाई कुछ और प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, ऐसे में प्रॉब्लम वही होती है कि वो जैसे अभी प्रतिभा जी ने बताया कि ओल्ड एज में उनको कोई कहता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रही है, और सारे टेस्ट करने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल निकलता है, पर फिर भी वो प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो उसमें क्या होता है कि वो अगर उनके फैमिली को ये बोला जाए कि आप ठीक है किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर लो, तो वो उनका जवाब होता है ये कोई पागल थोड़ा है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये पागल नहीं है, दिमाग भी हमारा एक बॉडी पार्ट है और उसमें भी कमी होती है। ये भी है कि समझते भी नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं कि इनके पास इलाज नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये फालतू में हमें इसलिए कह रहे हैं कि जाओ तुम उसके पागल थोड़ा है ये जो हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। ये है, तो ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है, एक्सेप्टेंस लाने की जरूरत है कि दिमाग भी हमारी एक बॉडी का पार्ट है, और उसको उतना ही उसी तरह से क्योर किया जाता है जैसे बाकी पार्ट्स को किया जाता है। बस मैम मधु मैं आपकी हूँ, कई होता है हमारे घर में कि जब हेलो, हाँ जी प्रतिभा जी बताइए। जब लगातार हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि पेट में प्रॉब्लम है और डॉक्टर के बाद प्रॉब्लम नहीं, ये क्या देखिए बहाने बना रहे हैं, इन्हें नाटक कर रहे हैं, ये इनको आदत है। कई बार घर की अवॉइड करते हैं, तो घर वाले पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए इन सब चीजों। यही तो हमारा चीजों को स्वीकार करना होगा। और उनके फैमिली मेंबर दोनों में ही कम है, सोसाइटी में भी कम है, सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हमें पता चलता है कोई बीमार है मेंटली, तो हम थोड़ा सा उससे डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। जो मुझे कंक्लूजन समझ में आया है कि यंग एज की भी प्रॉब्लम है, अवेयरनेस दोनों एज में होना चाहिए। यंग एज से उसके प्रिवेंशन के लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, और अगर हो ही जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, एक नॉर्मल बीमारी है। हाँ, थोड़ा अवेयरनेस होके इस बीमारी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। प्रतिभा मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे कुछ करने का मौका मिलता है बुजुर्गों के, हमारे प्यारे लविंग केयरिंग एडल्ट्स के लिए। आई रियली लव देम, और मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे बुलाया इस ओकेजन के लिए और इस सेमिनार के लिए। थैंक यू सो मच।